केमिस्ट्री ने लेके ना होना तू कदे परेशान, लीड लगा ले और बढ़ा ले थोड़ी सी साउंड, चाल सिखाऊं मित्र तन्ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, आल्दो आपके सिलेबस में नहीं है बट चैप्टर को समझने से पहले, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड कोई भी केमिकल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हमने देख ली थी कैसे बनेगा। फिर हमने देखा था साल्ट और उसके टाइप्स, जैसे आयनिक बॉन्ड से साल्ट बनता है और फिर उसके कौन कौन से टाइप है। वहीं पे हमने डिफरेंस देखा था डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में। ये आपका इस चैप्टर का आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, उसमें आपको उन दोनों की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल भी मोर साल्ट और पोटास अल्म आपको जरूर याद होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। एक और चीज देखो, ये फिलहाल मैं जिस कमरे मतलब जहाँ पे मैं हूँ फिलहाल बिहार में, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, मतलब आए हुए हैं 1 महीने के लिए। तो ये यहाँ जो कमरे हैं काफी बड़े हैं, लेकिन ये गूंज रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। तो अगले 2-3 चैप्टर यानी अगले 2-3 हफ्ते तक आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स साल्ट देखा था क्या होते हैं, ये सारी बातें कर ली थी, क्वेश्चन कर लिए थे। और फिर हमने स्टार्ट किया था टॉपिक हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होगी, वो बॉन्डेड होगी टू फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल हमने देखे थे, कैसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, उसका मतलब भी हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रल मेटल क्या होती है। सेंट्रल मेटल वो होती है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी सबसे पहले लिखा है वो कौन है, सेंट्रल एटम। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, तो इसका क्या काम था, जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। अब ये जो मेटल है वो जनरली डी ब्लॉक की पाई जाती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, पहली बात तो उनका स्मॉलर साइज, हाइयर आयनिक चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये तीनों खास बात उस ट्रांजिशन मेटल के अंदर है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका फॉर्म करती हैं। फिर थोड़ा बहुत और बेसिक देखा था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लिगेंड। बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आती है। क्या होता है लिगेंड? द आयंस और मोलिक्यूल्स, या तो आयन या मोलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल मेटल या आयन बाउंड टू सेंट्रल मेटल इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। यानी देखो, मेटल ने क्या किया है, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है। अब लोन पेयर भी देना वाला तो कोई तो होना चाहिए, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है दैट आर लिगेंड्स, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के साथ जो भी स्पीसीज जुड़ी हुई है थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये वर्ड जरूरी है, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उनको बोला जाता है लिगेंड्स। मल्टीपल डेफिनेशन आप दे सकते हो, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी से कॉपी की गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले वाले कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने लिया K3FeCN6, ठीक है। अब इसमें ये चीज हमने कल डिस्कस की थी कि ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है दैट इज सेंट्रल मेटल, ठीक है। ब्रैकेट के देखो, हमारा फोकस होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को शो करने के लिए या किस एरिया तक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसको शो करने के लिए हमने लगाई थी स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसी चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। बाहर K3 था, मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया, काम का नहीं है भाई, ठीक है। आपको भी ऐसे ही फालतू के काम जितने भी हैं, सेटिंग हो गया, मतलब
गप्पे लड़ाना हो गया या और कुछ भी, रील देखना हो गया, अरे भाई साहब सबसे बड़ा दुश्मन आपका रील देखना। इन सब कामों को इस K3 की तरह ही इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है Cn। ये जो भी है सेंट्रल मेटल के साथ में जो भी बॉन्डेड है वही कहलाएगा आपका दिस इज लिगेंड, ठीक है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मात्र एक सेंट्रल मेटल होगी, उसके साथ में मल्टीपल लिगेंड्स हो सकते हैं, बट सेंट्रल मेटल कितनी होगी? एक, ठीक है जी। चलो, लिगेंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये बात हमने आपको वर्बली भी बता दी थी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है? डैटिव लिंकेज। नेक्स्ट है लिगेंड एक्ट एज डोनर, है ना, क्योंकि मेटल का काम है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, तो डोनेट भी तो करने वाला कोई होगा, और वो डोनेट करने वाला कौन है? लिगेंड। इट डोनेट वन और मोर लोन पेयर, या तो एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा या एक से ज्यादा करेगा, मर्जी है इसकी, ठीक है, जितनी भी प्रेजेंस है उसके पास। टू सेंट्रल मेटल, यानी सेंट्रल मेटल को ये डोनेट करेगा, और तो कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं, ठीक है, और जो कि एज ए एक्सेप्टर काम करती है। तो लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दस लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस, जो भी लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, यानी आपकी सेंट्रल मेटल हुई लुईस एसिड, और जो लिगेंड्स हैं वो क्या हुए? लुईस बेस। दीज मे बी सिंपल आयंस, मतलब ये लाइन का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो ये सिंपल आयंस हो सकते हैं जैसे Cl नेगेटिव, Cl के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ठीक है, ब्रोमीन नेगेटिव, या फिर कुछ छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2O का मोलिक्यूल, NH3 का मोलिक्यूल। H2 में भी तो O के पास लोन पेयर है, NH3 में N के पास लोन पेयर है, तो जिसके पास भी लोन पेयर है वो एक्ट कर सकता है एज ए लुईस बेस। तो आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन 95% आपके नेगेटिव आयंस ही हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तभी तो डोनेट करने की पावर आएगी भाई। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O और NH3, इनका पेट भरा हुआ है, इनके पास लोन पेयर है, तो ये शेयर कर सकते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ एग्जांपल, जैसे एक ये एग्जांपल है, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कुछ ऐसे है, कार्बन के अगर 4 बॉन्ड पूरे करें तो यहां पे है N और फिर उसके 2 बॉन्ड, यहां भी है N, उसके 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है। तो ये जो है दैट इज इथेन। इथेन क्यों? 2 कार्बन, और एन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड, और 1 और 2 पे, मतलब दोनों कार्बन पे क्या है? डाई अमाइन। नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को हम अमाइन बोलते हैं, मतलब H2 है वहां H है, डाई अमाइन, मतलब NH2 या फिर NH या फिर N, इसको बोलते हैं अमाइन। ये 12th क्लास में ही आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, वहां पूरा चैप्टर, नाम ही चैप्टर का अमाइन है, तो अमाइन पढ़ेंगे वहां पे। सो दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर वो डोनेट करेगा। या फिर ये है कुछ ऐसे, मतलब नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है हमें पता है, और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और 3 वैलेंसी आपकी। तो यहाँ तीनों जगह पे कौन लगा हुआ है? CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 NH2, यहाँ भी CH2 CH2 NH2, और यहाँ भी CH2 CH2 NH2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें से ये ज्यादा आपका नहीं आता, ये आपका पूछा जाता है, ये तो बहुत बार हम यूज करेंगे, समझ गए। लिगेंड आ गई समझ में, जो लोन पे डोनेट करेगा दैट इज लिगेंड, जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। अब है टाइप्स ऑफ लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में थ्योरेटिकल सवाल भी आता है और यहाँ से MCQ बन के भी सवाल आता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप है? देखो, सबसे पहली टाइप है मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनो के साथ डैश लगा रखा है, मतलब आगे कुछ आएगा वो दैट इज डेंटेट। तो मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। यूनि का मतलब भी क्या होता है? एक। मोनो का मतलब भी क्या होता है? एक। और यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? दे हैव 1 डोनर एटम। इनके पास, किनके पास? लिगेंड्स के पास। जिन लिगेंड्स के पास एक डोनर एटम होता है
थ्रू विच दे डोनेट वन लोन पेयर टू सेंट्रल एटम, उनको बोला जाता है मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। या सिंपली भाषा में आप बोलो ligand which donate one lone pair, only one lone pair to central metal are known as monodentate और unidentate ligand। बड़ा सिंपल है, ठीक है। एक ये मैंने टेबल सी बना रखी है, इस टेबल में मोस्टली जितने आपके इस चैप्टर में लिगेंड्स यूज होंगे वो सारे लिख रखे हैं, आप इनको कॉपी में उतारो। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, साथ साथ नोट्स बनाओ मेरे नोट्स से देखकर। मतलब देखो मैंने तो अल्टीमेट टाइप के नोट्स बना रखे, मेरी पावर ही यही है। हर टीचर की एक खास बात होती है ना, किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को रियल लाइफ एग्जांपल देना अच्छा आता है, कोई न्यूमेरिकल अच्छा कराता है, कोई कुछ। तो मेरी जो ताकत है, मेरी ताकत एक तो न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है, और दूसरा ये नोट्स, मेरे नोट्स अल्टीमेट है भाई। खैर चलो, थोड़ी तारीफ होगी बट देख जो सच्चाई है वो तो है। तो लिगेंड्स जो है वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। जैसे आपका वही है, बताया था मैंने, ग्रुप नंबर हमारा 17, उनको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे पेट भर जाएगा और फिर वो लोन पेयर डोनेट करने को रेडी हो जाएंगे। तो ये आ गया, ठीक है। एक है पीएच, पीएच का मतलब यहाँ पे है, पीएच मीन्स फिनाइल, फिनाइल, ठीक है, लिख भी रखा है। या फिर ये आया कहाँ से है, ये आया है फिनोल से, आपके ये आया है फिनोल से। और फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है आपका ये इस तरीके से बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पे या तो आप लगा दो OH या लगा दो O नेगेटिव, वो आपकी मर्जी, क्योंकि वो H है दैट इज ब्रेकेबल, मतलब डिसोसिएबल, वो H निकल सकता है वहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं हम साइड में, ठीक है जी। और कुछ भी समझ में ना आए तो भाई फ्री हो कमेंट करने के लिए, और कमेंट तो कर दिया करो। देखो मतलब समझ में आया हो कुछ भी, तारीफ करने में जाता क्या है, कर दिया करो यार थोड़ी कमेंट में, कर दो अभी, कर दो कमेंट एक तो, कुछ भी जो आपका मन करे। कुछ ना मिले तो स्माइल ही डाल दिया करो, ठीक है। चलो जी, फिनोल हमने देख लिया। तो फिनोल के ऊपर ये जो ऑक्सीजन आया है, इस ऑक्सीजन पे भी क्या है आपका लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक चीज समझना, एक एटम एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा मैक्सिमम, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एटम एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा, क्योंकि दूसरा लोन पेयर डोनेट करने लग जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, जब उसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो दूसरा लोन पेयर जब डोनेट करने जाएगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। तो एक एटम सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है, जितने भी आयंस आपने पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लिगेंड्स के। एक जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे दैट इज साइनाइड, ये आया कहां से है, दैट इज, इसको बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। फिर एक SCN आ गया, SCN का मतलब हो गया थायोसाइनाइड। S जहां भी एक्स्ट्रा लग जाए तो S को हम बोलते हैं थायो, ठीक है। तो यहाँ पे S एक्स्ट्रा आ गया तो इसको बोला जाएगा थायोसाइनाइड, ठीक है। फिर है NH2CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3 मतलब मिथाइल और उसके साथ में अमाइन, तो ये बन जाएगा मिथाइल अमाइन। और है NO3 हमारा नाइट्रो, NO2 नाइट्राइटो, ठीक है। NO3 तो हो गया नाइट्रेटो, और NO2 हो गया या तो नाइट्रो या नाइट्राइटो। ये इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इन दोनों को ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। अब साथ साथ में आपको बता दूं इनके नेम्स भी, वैसे इनके नाम आएंगे आपके किसमें, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जब नाम लिखने सीखेंगे तो यही नाम उसके अंदर यूज किए जाएंगे। अब यहीं से याद करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बेटर है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे क्लोरीन है नेगेटिव आयंस, इसका नाम वैसे तो क्लोराइड है, बट क्लोराइड हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं क्लोराइडो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ओ क्लोराइडो। IUPAC ने 2004 में ये डिसाइड किया था कि हम जो भी नेगेटिव आयंस है उसके पीछे O लगा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही है, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये आ गया था आपका क्या, क्लोराइडो। ऐसे ही ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, फ्लोरीन है फ्लोराइडो, आयोडीन है तो आयोडो, IODO आयोडो। फिनोल का बना दिया फिनाइल, क्योंकि एज ए साइड चेन लगेगा वो, ठीक है, और तो एज ए साइड चेन फिनाइल बन जाता है।
ये होता है हाइड्रोक्साइड, लेकिन हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया, हाइड्रोक्साइडो। ये है सल्फेट, सल्फेट का क्या बन गया, सल्फेटो। कार्बोनेट का कार्बोनेटो, साइनाइड का साइनेटो, एससीएन का थायोसाइनाइटो, ठीक है। NH2CH3 का ये सिंपल रहेगा मिथाइल अमाइन, ठीक है। उसके बाद NO3, NO3 को आप लिखोगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, और NO2 को लिखोगे नाइट्राइटो। देखो यहाँ A है और यहाँ I है, ये फर्क है। ये हो जाएगा नाइट्रेटो और ये हो जाएगा नाइट्राइटो, ठीक है। अब यहाँ दो वर्ड है, या तो N लिखोगे आप या पीछे O लिखोगे। ये कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम कि इन दोनों में नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। यहां नहीं कर सकता क्योंकि यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, उसका लोन पेयर ऑक्सीजन ने ले रखा है। लेकिन NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो उस केस में दोनों के पास लोन पेयर है तो दोनों डोनेट कर सकते हैं। तो जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसके नाम के पीछे लग जाएगा N और उसको लिखेंगे आगे, यानी ये लिख दिया आगे NO2। और जब कोई सा भी एक ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो उस केस में लिखेंगे ONO। वहां था NO2 और यहां था ONO और नाम में क्या आ जाएगा पीछे O, नाइट्राइटो O, ठीक है। H2O, H2O वैसे तो वाटर होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम वाटर नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे एक्वा, ठीक है। एक्वा तो याद रह जाएगा ना, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। फिर है NH3, NH3 वैसे तो होता है अमोनिया, लेकिन यहाँ पे अमोनिया यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे अमाइन। देखो एक अमाइन ये है, एक अमाइन ये है, फर्क दिख रहा है दोनों में, क्या फर्क है, एक में सिंगल M है, एक में डबल M है। तो याद रखिए अमोनिया में भी डबल M आता है, तो उस अमोनिया से ही बना है अमाइन। तो जहां डबल M है वो NH3 है, जहां सिंगल M है वो NH2 का कोई कंपाउंड, मतलब एक H हटा के उसकी जगह कुछ आ गया, ठीक है। फिर है CO, CO क्या है, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है लेकिन इसको बोलेंगे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। फिर यही S लग जाए तो थायोकार्बोनाइल, क्योंकि मैंने यही बताया था ना S लग गया तो S को बोलते हैं थायो, तो S से क्या आ गया, थायोकार्बोनाइल। फिर आ गया NO, NO क्या हो जाएगा, नाइट्रोसाइल, ठीक है। और NS क्या हो जाएगा, थायोनाइट्रस, नाइट्रोसाइल। ये इतने ज्यादा यूज नहीं होंगे, इसमें से जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होंगे वो सारे ही हैं, कोई ना कोई यूज होता जाए, लेकिन फिर भी देखो ये तीन बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, इन दो पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, दोनों के डिफरेंस पे, कभी NO2 लगाएगा कभी वो, और ये भी फिनोल बहुत कम यूज, ये और ये सब तो होते ही हैं मोस्टली यूज, और एक इथेन नहीं, वो नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे लिगेंड्स हैं। कैसे लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। तो जब भी पेपर में आएगा मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं आप बता दोगे और एग्जाम्पल इनमें से 4-5 लिख दोगे। अब आपका सवाल होगा कि ये सब याद कैसे होंगे और कैसे याद रखेंगे, कौन मोनो है और कौन फिर वो बाकी जो बच गए वो है। तो देखो याद कैसे होंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके बाद जितने भी हम पढ़ेंगे पूरा लेक्चर उसमें ये नाम ही बार 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 आते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जितनी बार रिपीट करोगे उतने याद हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब अगले लेक्चर आएंगे या इसी लेक्चर में भी हम आगे देखेंगे तो इनके नाम मैं खुद रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, और बार बार रिपीट करूंगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आपका सवाल हो सकता है कि हम ये कैसे याद रखेंगे कौन मोनो है, कौन जो आगे आने वाले हैं माई डाइट जो भी डाइट राइट एट्रा जो भी आएगा वो कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल सा तरीका समझो, जितने भी आपके लिगेंड हैं उनमें से लगभग 99% या फिर 95 मान लो या 90 जो, मतलब मैक्सिमम जो लिगेंड्स है वो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट है मोस्टली, ठीक है। सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो इनके अलावा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ये 90% या 95% याद रख लो, या वो 5% याद रख लो। वो 5 याद रखोगे, उनके अलावा कुछ भी आया तो वो ऑटोमेटिक किस कैटेगरी में आ जाएगा, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में। तो ये आपका देख लो कैसे याद रखोगे, इनका पूरे का पूरा रट्टा मारोगे या सिर्फ इनके अलावा जो है उनको याद कर लोगे, उनके अलावा अगर कुछ आता है तो वो
मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये सिंपल है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड है आपका बाई या फिर डाई। बाईडेंटेट या फिर डाईडेंटेट, कोई सा नाम भी आपके पेपर में आ सकता है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। बता दो डेफिनेशन, ऊपर वाले की तरह बता दो, इसकी भी डेफिनेशन क्या आएगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम, जहां पे दो डोनर एटम हो। देखो एक एटम एक ही लोन पेयर देगा, लेकिन जहां लोन पेयर देने वाले एटम दो आ जाएं तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। तो लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम एंड हैव एबिलिटी टू लिंक द सेंट्रल एटम एट टू पोजिशन आर कॉल्ड बाइडेंटेट। मतलब इतनी बड़ी डेफिनेशन एनसीईआरटी से मैंने उठाई है तो वहां से इस तरीके से आएगी, लेकिन सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी, लिगेंड्स विच डोनेट टू लोन पेयर फ्रॉम टू डिफरेंट एटम, ऑब्वियस सी बात है, टू सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल आपको मात्र दो याद रखने हैं, बाइडेंटेट के मात्र दो एग्जांपल। मैंने कही था ना मोस्टली एग्जांपल किसके हैं, यूनिडेंटेट के। बाइडेंटेट आ गया, जैसे आगे पॉलीडेंटेट लिख रखा है, उसके आगे एक और एम्बीडेंटेट आएगा, और भी एक दो आएंगे टाइप ऑफ लिगेंड में। तो वहां आपको सिर्फ एक एक दो दो याद रखने हैं, बाकी सारे किसके एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेट के। तो बाइडेंटेट के जो दो आपने याद रखने हैं वो दो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, या दोनों ही मैक्सिमम यूज होते हैं, दैट इज C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। और दूसरा है आपका EN, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन यूज करेंगे EN। एब्रीवेशन का मतलब समझते हो ना, शॉर्ट फॉर्म। तो एब्रीवेशन है EN और इसका नाम है इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, समझ गए। एक है ऑक्जेलेटो जो कि एक बार में दो लोन पेयर डोनेट करेगा, और दूसरा है EN यानी इथेन 1,2 डाई अमाइन। फॉर्मूला भी लिख सकता हूं मैं इसका, दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2। जैसे मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था, कहां से, ये रहा। ये जो इथेन 1,2 डाई अमाइन है दैट इज ए डाइडेंटेट लिगेंड। अब ऑक्जेलेटो क्या है, वैसे देखने में तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा प्यारा सा कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है COOH COOH। अब यहां से 2H हटा दो क्योंकि वो तो आयोनाइजेबल है, 2H हट के तो दो नेगेटिव चार्ज आएगा, और दो नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या बन जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव, 2C और 4O। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपका ये वाला कंपाउंड है। स्ट्रक्चर भी अगर आप चाहो इसका तो कुछ इस तरीके से आएगा, C डबल बॉन्ड O, इस साइड में O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, इस साइड में O नेगेटिव, तो C2O4 ये क्या बन जाता है आपका ऑक्जेलेटो। किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये दो याद रख लोगे, पक्की बात। चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होंगे, दो से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट। अब अच्छा, ऊपर मैं ये चीज बतानी भूल कि डोनेट कौन करेगा। तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगी, डोनेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास है और इस नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे। ठीक है, समझ गए कौन से लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे, ये वाले। नेक्स्ट आ गया पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट हम पढ़ रहे थे, व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगेंड। एक ही लिगेंड के अंदर जब एक से दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो तो वो किस तरीके का लिगेंड कहलाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल फिर से मैंने कही थी, एक दो ही याद रखना है। इसमें आप चाहो तो मात्र एक ही एग्जाम्पल याद कर सकते हो, एंड दैट इज EDTA। ये बड़ा फेमस, बहुत सवाल भी आते हैं इस पे। चलो, वहन सेवरल, ये तो हमने पढ़ ली थी। अच्छा, दो एग्जाम्पल याद रखोगे। एक एग्जाम्पल आपका ये है जो मैंने यहाँ बनाया था, कहाँ, ये रहा। अब इसमें
इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तीनों के पास लोन पेयर है, तो ये तीनों डोनेट कर सकते हैं। हालांकि इसके पास भी है, लेकिन इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन इनने ऑलरेडी छीन रखे हैं, तो पावर कम है इस नाइट्रोजन की एज कंपेयर टू इन तीन नाइट्रोजन के। ठीक है, तो इस तरीके के लिगेंड क्या कहलाएंगे आपके? पॉलीडेंटेट। दूसरा है ईडीटीए। ईडीटीए का पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। आपको लगा होगा बायो में आगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी इतने बड़े बड़े नाम एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज इथाइलिन, ई से इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, मेरे साथ बोलो, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। फॉर्मूला ही बनाएंगे, इसका चिंता नहीं करनी। और इसके ऊपर आता है 4 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब ये जो है इट इज एन इम्पोर्टेंट, खुद इन्होंने बोल दिया इम्पोर्टेंट है। और कैसा है? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट है तो मेरे को फटाफट बताओ आप लोग कि कितने लोन पेयर वो एक बारी में डोनेट करेगा। कितने? वेरी गुड। अगर आपको हेक्सा का पता है तो आप आंसर सिंपली बता दोगे, दैट आर 6। तो एक साथ 6 लोन पेयर, 6 गो। यहाँ बिहार में हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे टीचर वो मतलब बोलते हैं 6 गो, 6 को 6 गो। तो 6 गो लिगेंड ये आपका डोनेट करेगा। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, ये तो बाद में हम देखेंगे कि 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो क्या है आपके? पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो देखो बाइडेंटेट में याद रखोगे 2, पॉलीडेंटेट में भी याद रखोगे 2। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। समझ गए? देखो सबसे पहले यूनिडेंटेट जो 1 लोन पेयर डोनेट करेंगे, फिर आए बाइडेंटेट जो 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे, और फिर आए पॉली जो 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेंगे एक साथ। एक एटम नहीं, मल्टीपल एटम सिंगल कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? तो देखो देयर आर सर्टेन लिगेंड्स, कुछ ऐसे लिगेंड्स भी हैं विच हैव 2 और मोर डोनर एटम, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं, बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ओनली 1 डोनर एटम इज अटैच्ड टू मेटल आयन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, यानी 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बट जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं। ऐसे लिगेंड को बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और जैसे ऊपर हम एक एक दो एग्जांपल याद करे हैं, यहाँ भी एक एक दो एग्जांपल याद करेंगे। और जो एग्जांपल हमें याद करने हैं वो हैं, सबसे पहले आप याद करोगे Cn नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आप याद करोगे NO2 नेगेटिव, और तीसरा आप याद करोगे SCN नेगेटिव। ठीक है, अब यहां तीनों का स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, Cn का समझा दूं, NO2 का तो इन्होंने बता ही रखा है। Cn में जो कंपाउंड बनता है आपका Cn नेगेटिव, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन है, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर इसको दे देगा। तो अब देखो यहां जब आप चेक करोगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में आई थिंक बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में, हाँ, यहाँ पे एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, एक लोन पेयर कार्बन के पास है, तो कार्बन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है बॉन्ड बनाते टाइम, और नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है बॉन्ड बनाते टाइम। लेकिन जब भी Cn बॉन्ड बनाएगा वो या तो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन, दोनों के साथ नहीं, या तो कार्बन या नाइट्रोजन। ठीक है, डिपेंड करेगा आपका नेगेटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये अगर C पे शिफ्ट हो गया तो C करेगा, N पे शिफ्ट हो गया तो N करेगा, कुछ मतलब ऐसा फंडा। Cn हो गया। दूसरा है NO2। अब ये जो NO2 है ये या तो नाइट्रोजन के थ्रू या ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। कैसे? पहले NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, आपको याद है स्ट्रक्चर बनाने हमने सीखे थे, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बता दूं। इसी में थोड़ा कम कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप लिखते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
फिर लिखते हो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और फिर उन दोनों का डिफरेंस बताते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है पूरे में। जैसे नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और एक नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18। टोटल होने कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए होने चाहिए नाइट्रोजन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 8, यानी 8 दूनी 16 और एक और मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 16 वो और एक नाइट्रोजन 8 या 24। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6 और इसको 2 से भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे। यानी हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं किस किस के बीच, एन ओ और ओ के बीच, एन ओ। ठीक है चलो जी, अब 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 था, छठा उसने उसमें का यूज कर लिया, 1 2 3 4 5 6, अरे छठा उसने यूज कर लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ एक नेगेटिव चार्ज भी है, यानी वो नेगेटिव चार्ज किसी पे तो आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज मान लिया हमने इस ऑक्सीजन पे है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन पिएगा क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है। तो अब देखो किस किस का पेट भर गया। क्या इस ऑक्सीजन का पेट भर गया, भर गया कि नहीं भर गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसी तो फ्री है। क्या इस ऑक्सीजन का पेट भरा, बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। क्या इस ऑक्सीजन का पेट भरा 1 2 3 4 5 6 7, ना इसका भरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे इधर से उधर। कैसे होंगे देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगा उनको, एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब अगर सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, आपने एक ही बॉन्ड बनाना है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा वो दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ले लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, हो गया इस तरीके से। अब ऑक्सीजन के पास भी सब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, नहीं, हाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 5 पूरे हो जाएंगे। अब देखो अब क्या होगा, इसी चला ही देता हूं। एक स्ट्रक्चर NO3 बना दिया। अरे भाई मैं भी कहूँ यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, अरे भाई NO2 का बनाना है, पागल इंसान, NO2 का O और O इस तरीके से। अब 3 बॉन्ड बनाने हैं, एक साइड डबल एक साइड सिंगल। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन मान लिया ये है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6 ये आगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया। तो यहाँ आप देखोगे मैं भी कहूँ यार वो गलती कहाँ कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया इसमें। तो यहाँ इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो मतलब मेन तो यही होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर ये दोनों के पास लोन पेयर है, तो कोई सा भी डोनेट कर सकता है, लेकिन दोनों में से करेगा सिर्फ एक, क्योंकि दोनों पावरफुल एलिमेंट है। एक ने डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगला जो वो डोनेट करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि पावरफुल एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेगा तो हम इसको लिखेंगे ONO, और जब नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा तो इसको लिखेंगे NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमने ऊपर भी बात कर ली थी। ऐसे ही आपका SCN है, SCN का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, SCN नेगेटिव। देखो स्ट्रक्चर नहीं भी आते तो भी चल जाएगा आपका काम, ठीक है, लेकिन फिर भी सीख लोगे तो अच्छी बात है। वही टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उनका डिफरेंस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 8 या 24 होने चाहिए, सिंपल है। कितने सल्फर में होते हैं 6, कार्बन में होते हैं 4, नाइट्रोजन में होते हैं 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 1 16। तो यहाँ कितने आ गए, मतलब 8 आ गया ना, 8/2 यानी 4 बॉन्ड बनाने हैं S C और N के बीच। 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, 4 बॉन्ड इस तरीके से बन जाएंगे,
सिंपल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किस पे लेके आऊँ, नाइट्रोजन पे ले आऊँ, नाइट्रोजन पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। सल्फर पे 1 2 3 4 5 6, सल्फर के 6 पूरे, कार्बन का 1 2 3 4, कार्बन के पूरे, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 और 7 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 6, 6 क्यों है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो अब आप देखोगे जो लोन पेयर है वो सल्फर पे भी है और जो लोन पेयर है वो एन पे भी है। इसका मतलब ये जो है दो तरीके से बॉन्ड बना सकता है, या तो सल्फर के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू। तो इसको आप लिखोगे आइदर SCN नेगेटिव या फिर NCS नेगेटिव, ठीक है। जब सल्फर लोन पेयर डोनेट करेगा तो SCN लिख देते हैं, सल्फर डोनेट, या फिर शेयर, शेयर अच्छा वर्ड है, सल्फर शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, या लोन पेयर। और यहाँ पे नाइट्रोजन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हुआ स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे, ये 3 ही आपने याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, वहन बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब यूनिडेंटेट के अलावा जो लिगेंड है वो, यूनिडेंटेट और एम्बीडेंटेट। जो एम्बीडेंटेट है ना वो यूनिडेंटेट की ही एक टाइप है, मतलब ऐसे यूनिडेंटेट लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट अवेलेबल है उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है इसकी। चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, यूनिडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड हैं वो मेटल के साथ 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक सिंगल मेटल के साथ, इन्हीं को बोलते हैं चिलेट लिगेंड। मतलब यूनिडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड है, चाहे बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, हेक्सा हो, पोली हो, कोई से भी टाइप के लिगेंड हो अदर देन यूनिडेंटेट और एम्बीडेंटेट, उनको बोला जाता है चिलेट लिगेंड, ठीक है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग, ये भी आगे समझाऊंगा क्या होता है ये, ठीक है। जैसे मान लिया कोई एक मेटल है, हमारी मेटल है, ये मेटल 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। और हमने ले लिया C2O4। हमें पता है C2O4 क्या करता है, एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो C और कौन डोनेट करता है, O, ये आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। C2O4 तो समझ गए ना, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेटल होगी वो मेटल यहाँ आएगी और इस तरीके से लोन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा। तो जब आप यहाँ देखोगे तो एक प्रकार से ये एक क्लोज्ड रिंग बनेगी, ठीक है, रिंग बन गई, ये यहाँ से यहाँ ये देखो रिंग बन गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, या यही चीज इस लाइन में लिख रखी है, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग। चिलेट लिगेंड कभी कभार आप पढ़ना भूल जाते हो, लेकिन वो पेपर में काफी बार आता है, तो उस पर भी आपने फोकस करना है कि चिलेट लिगेंड क्या होते हैं। सिंपली डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी भी मेटल के साथ कोई सा भी मतलब एक ऐसा लिगेंड लगा हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रखे हों, जिसने 2 या 2 से ज्यादा डोनेट कर रखे हों, उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड, ठीक है। मतलब यूनिडेंटेट के अलावा सारे लिगेंड कैसे हैं, चिलेट। और एग्जाम्पल, जैसे ये तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था आपका बाइडेंटेट का। एक और बाइडेंटेट का एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका। कौन सा था बाइडेंटेट, एक इथेन 1,2 डाइएमाइन था ना, EN, या बोलो आप इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसका, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन है ये आपका लोन पेयर डोनेट करेगा। तो कोई भी मेटल है तो इस मेटल को कौन लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन जो है वो डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के साथ है H2, ये नाइट्रोजन जुड़ा है एक कार्बन से, ये नाइट्रोजन जुड़ा है दूसरे कार्बन से, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक
रिंग सी बना दी, साइक्लिक रिंग बना दी। ठीक है, और बताओ, जैसे एक EDTA नाम था, EDTA वो आपको बता देता हूं, EDTA के ऊपर एक चीज तो याद रखोगे, कितना चार्ज होता है, 4 नेगेटिव। ये चार्ज बड़े काम आएगा आपका। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वहां पे चार्ज काम आएगा। तो ये चार्ज भी ध्यान रखना, किसके ऊपर कितना चार्ज आता है। वैसे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी साइड से कोशिश करेंगे याद रहे। EDTA क्या हो जाएगा, देखो EDTA क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। हो गया याद, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो देखो इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, देखो अगर ये लिखा है इथाइलिन, इतना लिखा है, ठीक है, या इथाइलिन इतना लिखा है, इसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, क्योंकि जब भी EN लास्ट में आता है तो उसका ENE में से लास्ट का E हट जाता है, लेकिन जब वो हटे ना तो उस केस में वो डबल बॉन्ड नहीं आता, वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। ये आपका कॉमन नेम की कैटेगरी है। कॉमन नेम में ऐसा होता है, अगर लास्ट में ENE लिखा है तो वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, बेशक EN ही हो। EN तो आप समझते हो कि डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ENE है पूरा। कंफ्यूज, देखो अगर मैं लिखता हूं ऐसे तो इसका नाम हो जाएगा इथइन, सॉरी इथइन, सिर्फ इतना, EN ही नहीं लगेगा, EN लगेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ऐसे तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं ऐसे, कॉमन नेम की बात है ये, IUPAC इसको अलाउ नहीं करता, कॉमन आप लिख सकते हो। यही चीज यहां लिख रखी है इथाइलिन। इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन, और लीन का मतलब इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है। उसके बाद डाई अमाइन, डाई अमाइन का मतलब 2 अमाइन ग्रुप लगे हैं, तो इसके एक साइड लग गया ये और एक साइड लग गया ये, डाई अमाइन हो गया। अब है टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब हो गया 4। अब 4 चीज लगानी है, कहाँ लगाऊं मैं, देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 में से एक उसने बना लिया तो 2 बचे हुए हैं, तो 2 एक नाइट्रोजन पे बचे हुए हैं, 2 एक नाइट्रोजन पे, तो ये बात होगी। दूसरा है एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, एसिड का मतलब एक और टेट का मतलब कार्बोनेट, ठीक है, वही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, तो 1 2 3 4, और एसीटेट मतलब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, या इसको अलग कलर से हम लिखते हैं, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, टोटल बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्पीसीज हैं जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं। इसलिए EDTA एक बार में डोनेट 6 लोन पेयर एट ए टाइम। ठीक है, किसी भी एक सिंगल टाइम में वो 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, चिलेट लिगेंड की। तो EDTA भी एक चिलेट लिगेंड का टाइप हो गया। और लिख रखा है अब यहाँ पे, नंबर ऑफ सच लिगेंड ग्रुप, लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंटिसिटी, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कितने चिलेट लिगेंड लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। ये भी पेपर में डेफिनेशन की फॉर्म में आपका आता है, व्हाट इज डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज डेंटिसिटी। यही मत लिख के आ जाना भाई, सच मत लिख के आ जाना। सच तो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं ऊपर समझा के आ रहा हूं। ठीक है, आप सच नहीं लिखोगे तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड अटैच्ड इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड।
ठीक है, पूरा प्रॉपर। अब चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, रिंग टाइप का फॉर्मेशन होगी ना, इस रिंग हमें पता है चेन से ज्यादा स्टेबल रिंग होती है आपकी, ठीक है। अब रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जहां भी चिलेटिंग लिगेंड आगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन दी मोनोडेंटेट, और इसी को बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। चिल कर दिया उसको, बिल्कुल चिल, ठीक है, कैसे, रिंग टाइप की फॉर्मेशन करके, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सीबीएसई 2024 का आपका सवाल है, जो लिगेंड है EDTA4 नेगेटिव किस टाइप का एग्जांपल है, ना वो मोनोडेंटेड, ना वो ट्राई, ना वो डाई, वो है पॉलीडेंटेड। बड़ा सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, दिस सेट इन विच डू नॉट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड, इनमें से किस में एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब किस ऑप्शन में एम्बिडेंटेड लिगेंड है ही नहीं। एम्बिडेंटेड के मैंने कितने बताए थे, सिर्फ 3, कौन कौन, CN, SCN और NO2। देख लो किस ऑप्शन में वो नहीं है, और जेई का सवाल है, इसमें कौन है, कोई सा नहीं है, इसमें ये आ गया NCS या SCN, इसमें NO2 आ गया, इसमें NO2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिलेट हमें पता है या तो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट बनाएंगे, तो डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट ढूंढो। अमोनिया नहीं, वाटर नहीं, NO2 नहीं, एम्बिडेंटेट है वो, मतलब यूनिडेंटेट की ही टाइप है, ऑक्सलेट आयन, हाँ ये बनाएगा। ऑक्सलेट आपका डाइडेंटेट है, और डाइडेंटेट है तो वो चिलेटिंग इफेक्ट देगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो सीबीएसई 2026 में सब पूछ लिया, 2024 में ये पूछ लिया कि कौन बनाएगा, मतलब डायरेक्ट ही वो C2O4। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, स्टेबिलिटी का क्या बताया था मैंने, कि जिसमें जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होंगे वो उतना ही आपका स्टेबल होगा। तो किस में है चिलेटिंग लिगेंड, बता दो, क्या इसमें चिलेटिंग लिगेंड है, यस है, ये तो है। इसमें CN नहीं, H2O नहीं, CO नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल तो नहीं ना सवाल, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं हो सकता। लिगेंड का काम क्या है बताओ, लिगेंड का काम है लोन पेयर डोनेट करना। अब जिसके पास लोन पेयर ही ना हो वो क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो हमें वही ढूंढना है कि किसके पास लोन पेयर नहीं है। CO तो मैंने बताया था कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। HO2 में H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और NH4 पॉजिटिव में एक लोन पेयर था नाइट्रोजन पे, लेकिन H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया। पिछले लेक्चर में भी देखा था ना हमने, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे ये रहा, देखो NH3 के पास लोन पेयर था, H पॉजिटिव भीख मांगने आया, इसने दे दिया और बना लिया NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, ठीक है। अब लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये आपका चिलेटिंग लिगेंड, नो सॉरी लिगेंड ही नहीं हो सकता, चिलेटिंग तो दूर की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है सीबीएसई 2025 में, ये तो MCQ सवाल होगी, मैंने कहा था दोनों टाइप के सवाल आते हैं, तो वो देखो। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये तो पिछले लेक्चर का पार्ट है। दूसरा था डाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट में क्या फर्क है। तो डाइडेंटेट में दो लोन पेयर एक साथ डोनेट किए जाएंगे, और एम्बिडेंटेट में 2 डोनेटिंग साइट होंगी, बट डोनेट करेंगे सिर्फ एक साइट से। नेक्स्ट है डिफाइन दी फॉलोइंग, सीबीएसई 2000, ये सीबीएसई के बहुत ज्यादा सवाल है, वो मैंने रीजन आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। रीजन ये कि मल्टीपल पेपर आते हैं ना, पूरे देश में होता है, HBSE सिर्फ हरियाणा में होता है, वो पूरे देश में होता है, तो मल्टीपल पेपर लगेंगे उनको, ठीक है। लेकिन सवाल तो सवाल है भाई, चाहे CBSE का हो चाहे SBSE का। तो डिफाइन कर देंगे एम्बिडेंटेट क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज मीन बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट, 3 नंबर का सवाल आया था ये HBSE 2023 के अंदर, और सबके एग्जाम्पल देने, इसी तरीके से सवाल आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बड़े सिंपल से टॉपिक है हमारे, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले थी सेंट्रल मेटल, उसके बाद थी लिगेंड खत्म हो चुका, अब है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं,
कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड हो वो कहलाएगा होमो, और जिसमें मल्टीपल टाइप के हो वो हेट्रो। बड़ा सिंपल है। जैसे यहाँ CO सेंट्रल मेटल, उसके साथ सिर्फ एक ही लिगेंड है, वो चाहे कितने भी, उससे मतलब नहीं, लेकिन टाइप एक होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा होमो। और इसमें आप देखोगे ये क्या है, सेंट्रल मेटल, उसके साथ में NH3 है और Cl है, ठीक है, दो अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कैसा है, हेट्रोलेप्टिक। क्वेश्चन देखो जी, CBSE 2026 का सवाल है, इनमें से कौन सा हेट्रोलेप्टिक है, बता दो। बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सिर्फ NH3, सिर्फ H2O, NH3 या NH3 भी है और Cl। ब्रैकेट के अंदर देखना है, गलती मत कर देना। देखो इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे वो ब्रैकेट के अंदर का पढ़ोगे, बाहर का हम नहीं पढ़ते, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का। नेक्स्ट दो JEE का सवाल भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलेप्टिक, इनमें से होमोलेप्टिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सोचना ही नहीं है, देखो इसमें PT तो मेटल होगी, Cl और Br आपके वो हो गए, Cu मेटल, ये और ये वो हो गए, CuO ये और ये हो गए, बस Ni के साथ में कौन है, Cl, ठीक है, अकेला, तो ऑप्शन नंबर ए। टिक नहीं किए क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, हेट्रो में तो ये आ जाएगा और इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, सवाल है आपका, ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है वो होमोलेप्टिक है। क्या ये होमोलेप्टिक है, H2O है सिर्फ, तो ये Cl देख के घबराना नहीं है, Cl को भूल जाना, हमारा काम ब्रैकेट के पार्ट का है, तो H2O है सिर्फ, H2O है सिर्फ, तो ये दोनों होमोलेप्टिक है, यानी असर्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ऑल द लिगेंड अटैच टू द सेंटर मेटल आर सेम, मतलब मेटल के साथ जितने भी लिगेंड अटैच्ड है वो सारे सेम है, और सेम है इसलिए क्या है, होमो। होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है, यानी रीजन भी करेक्ट है और ऊपर वाली ही लाइन का रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट आपका किसका सवाल है, नीट 2024 का, यहां तक कर लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट 1 बोल रही है आपकी, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो होमोलेप्टिक है और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हेट्रोलेप्टिक है। बिल्कुल सही बात बोल रही है, गलत तो बोलते नहीं वो। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कॉम्प्लेक्स ये जो है उसके अंदर एक ही टाइप के लिगेंड है, बिल्कुल सही, और इसके पास मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड है, बिल्कुल सही। तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट ठीक है हमारी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा आसान था, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल भी आता है भाई, HBSE 2025 में सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। एग्जांपल तो ऑटोमेटिक ही आपके याद हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है व्हाट आर चिलेट कॉम्प्लेक्स, ऊपर मैंने बता दिया था, गिव एन एग्जांपल दे दोगे आप। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, अरे आसान सवाल 2023 CBSE के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी पता है रात के कितने बजे हैं जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रुक जाओ बताता हूँ आपको, यहाँ दिख जाएगा क्या, ये दिखा आपको टाइम, कहाँ से दिखेगा, यहाँ से भी नहीं, कहाँ से दिखेगा रे टाइम, मतलब अभी फिलहाल 2 बजे हुए हैं रात के। अब दिन में ड्यूटी करो, रात में लेक्चर रिकॉर्ड करो, ऐसे करना पड़ रहा है। कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, आप कमेंट तक नहीं करते, अरे कर दिया करो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो क्या होता है, द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड अटैच टू इट, जब सेंट्रल एटम को और उसके अंदर उसके पास जो जो लिगेंड अटैच है उनको इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, बंद कर दिया जाता है, तो उस ब्रैकेट की वाली चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, समझ गए। व्हेन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स अटैच टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, देन दीज कोलेक्टिवली, यानी दोनों को एक साथ मिला के, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को। द आयोनाइजेबल ग्रुप, यानी जो टूट के भाग सकता है, विच आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, और जिनको बाहर लिखा जाता है उनको बोला जाता है काउंटर आयन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाहर लिखे हुए हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है काउंटर आयन। मैं भी बार बार आपको रिपीट करवाता रहूंगा, याद करवाता रहूंगा कि उनको क्या बोला जाता है, दैट आर काउंटर आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, K4 मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, FeCN6, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम काउंटर आयन, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब काउंटर आयन किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे, ठीक है, वो देख लेंगे हम। अब चाहो तो आप इसको हटा के इस तरीके से भी लिख सकते हो, FeCN6, बस चार्ज बैलेंस कर लेना। जैसे K4 हटा है तो यह ऑटोमेटिक 4 नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। देखो पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन क्या होती है, एक टाइप की शेप को बोलते हैं पॉलीहेड्रन, ठीक है, मतलब शेप के बारे में जिक्र करेगा। तो दी स्पेशियल, स्पेशल नहीं है ये, स्पेशियल, स्पेशियल, दी स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल का मतलब रिलेट करता है ये पोजीशन से, ठीक है, यानी पोजिशनल अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन के हिसाब से, ऑफ द लिगेंड विच आर अटैच टू सेंट्रल एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्स की शेप बना दो और शेप भी जहां पर वो लगे हैं उसके हिसाब, जैसे रैंडम नहीं, जैसे ये सी की हम ये बनाते हैं, दिस इज रैंडम शेप, लेकिन सी की अगर ये शेप बनाते हो आप, दिस इज स्पेशल शेप, ठीक है, समझ गए। जैसे एटम लगे हुए हैं वैसी ही रिप्रेजेंट करना या वैसा ही शेप बनाना, उसको बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, मतलब जो जो लिगेंड है लगे हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, इस चीज को दिखाना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो स्पेशल ज्योमेट्री देखने को मिलती है वो कौन कौन सी है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। ये आप 11th में भी सीख के आए हो, नहीं सीख के आए तो मैं बता देता हूं। देखो एक होती है हमारी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जब बनेगी जब 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, जब 4 बॉन्ड बनते हो तो वो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। जब 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, तो कौन कौन सी शेप पॉसिबल है, देखो सबसे पहली शेप पॉसिबल है उस केस में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप किस तरीके से होती है, बीच में मान लिया ये कोई हमारा है, एक ऐसे, एक ऐसे, और जो ये दो होते हैं, अरे रे, मतलब नीचे यहां एक ट्रायंगल टाइप सी बनेगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से। ये आपको जब मैं कंपाउंड करवाऊंगा ना तो प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है, नीचे ये ट्रायंगल टाइप सी बन गई और फिर उसको हम ऊपर मिला देते हैं, ठीक है, दोबारा बना दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। दूसरी इसी में बन सकती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर सिंपल है। स्क्वायर प्लेनर में यहाँ कोई मेटल होगी और उसके इस तरीके से 4 बॉन्ड लगे होंगे, ये ऐसे सेम प्लेन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में और एक चीज देख सकते हो कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, और ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, ठीक है, देखेंगे ये DsP2, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना है इन दोनों के बीच, पूरा 360 और उसके 4 टुकड़े तो 90 डिग्री, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट आ सकता है 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अच्छा 4 से कम भी हो सकते हैं, 3 2 1 तो नहीं होगा, 2 3 हो सकते हैं, 2 होंगी तो लीनियर हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे। 3 होंगे तो उस केस में आपका वो ट्राइगोनल बन जाएगा, ठीक है, और 4 है तो वो हमने डिस्कस कर लिया, 4 में 2 केस हो सकते हैं। 5 वाले में क्या होगा, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो उसमें पॉसिबल है आपका सिर्फ ये चीज अलग है और ये अलग है, मतलब थर्ड टाइप की शेप। थर्ड टाइप की शेप क्या हो सकती है आपकी, थर्ड टाइप की शेप हो सकती है इस तरीके से, ये बीच में मेटल या बीच में मेटल। अब एक प्लेन में तो ये इस तरीके से आपका बॉन्ड होगा, इस प्लेन के एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे,
ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, या ऊपर लिख दे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, मतलब बीच में ट्रायंगल और उसके दोनों साइड में पिरामिड है। उसके बाद नेक्स्ट केस हो सकता है 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो शेप बनती है, शेप नंबर 4, दैट इज ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, या इसी का दूसरा नाम, और इसी को बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, और शेप किस तरीके से होगी, ये शेप होगी, यहां पे बन जाएगा एक स्क्वायर इस तरीके से, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ओक्टाहेड्रल। प्रॉपर शेप मैंने आपको बता दिया। फोर्थ लेक्चर में, नेमिंग के बाद वाले लेक्चर में, जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे या कोई सी भी थ्योरी पढ़ेंगे, देखता हूं मैं किस तरीके से करूंगा, वहां पर मैं इन शेप को आपको प्रॉपर 3D में इंटरनेट पे दिखाऊंगा, प्रॉपर जैसे होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली 3 से 4 टाइप की शेप है। इनमें से भी ज्यादातर जो यूज होंगी, टेट्राहेड्रल यूज होगी, स्क्वायर प्लेनर यूज होगी, और ऑक्टाहेड्रल यूज होगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस चैप्टर में एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, बोर तो नहीं हो गए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा है और बहुत बार पेपर में आता, बहुत बार देख लेना, भी तुम बताता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स में हम निकालते हैं, मेटल आयन के लिए निकालते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स। एटम्स बोला है, लिगेंड नहीं, लोनर, हाँ डोनर, डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन। अब मेरी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल। आपकी सेंट्रल मेटल ने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रखे हैं, इसी चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये कैसे याद निकालोगे आप, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, कौन 2 करेगा, कौन 4 करेगा, कौन 6 करेगा, कौन 50 करेगा, पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, 3-4 याद रखने हैं, बाकी सब तो एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, कैसे, ईडीटीए है, ईडीटीए कितना करेगा, 6, ईडीटीए याद होगा। उसके बाद ईएन सीओ, ये दो है, ईएन और सीओ, यानी ईएन यानी इथेन 1,2 डाइमाइन, और सीओ नहीं, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, ये करेंगे 2 और बाकी सारे करेंगे 1, बस इतना याद रखना है। ईडीटीए याद रखना है, ईएन याद रखना है, और C2O4 याद रखना है, बाकी सब कितने लोन पे डोनेट करेंगे, 1। अब देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे Fe तो सेंट्रल एटम हो गया, और ये क्या है आपका लिगेंड। अब Cn कैसा लिगेंड है, Cn एम्बिडेंटेट है और यूनिडेंटेट दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ एक बार में ये एक ही लोन पे डोनेट करेगा, और ये कितने लगे हुए हैं, 6। इसका मतलब इस Fe ने 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रखे होंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट बताओ, Ag है, यहाँ पे है Cn फिर से 1 लोन पे डोनेट करेगा, और कितने Cn लगे हुए हैं, 2, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 2। उसके बाद Pt है, Pt ने देखो NH3 एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है, तो कितने लगे हुए हैं NH3, 2, और 2 लगे हुए हैं Cl, कितना आ जाएगा सिंपली आपका 4। नेक्स्ट Ca इंटू EDTA, EDTA एक बार में कितने लोन पेयर, 6। अब कितने EDTA लगे हुए हैं, 1, यानी 6 गुणा 1, तो कितने लोन पेयर आ गए, 6। FeC2O4 3, अब ये मेरे को पता है कि C2O4 जो है ये एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। अब 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, और कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, यानी 2 गुणा में 3 लोन पेयर, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। अब जैसे सवाल देखो, अब ये देखो, ये स्क्रीन पे देखो आप, HBS से भरा पड़ा है, मतलब यहाँ से सवाल आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से। MCQ फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, MCQ फॉर्म में आ सकता है, बस मैंने वहाँ कॉमन इकट्ठे करके यहाँ रख दिए। पहले सवाल में बताते जाओ अब आप, NH3
2 Cl 1 NO2 1, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट वाले का C2O4 है, एक बार में 2 देगा और 3 C2O4 है, तो कितना आ गया? 6। नेक्स्ट Cl कितने देता है एक बार में? 1। En कितने देता है? 2। तो देखो इसके तो कितने हो गए? 1 गुणा 2, और इसके कितने हो गए? 2 गुणा 2। समझ गए ना? तो कितना हो गया? 2 और 4 6, तो इसका आंसर आ गया 6। इसका आंसर 5 NH3 है और एक CO3 है। CO3 पे चार्ज बेशक -2 हो, लेकिन वो 1 ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो 5 और 1 6। HBSC 2023 में भी, 22 में भी, और ऊपर वाला था 26 में भी था, 18 में भी था, ये 23 में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या राम कहानी है, नहीं जानना हमें, नहीं उसको समझना, ना ही उसको देखना, इग्नोर मार देना है, ठीक है। SCN कैसा है? एम्बिडेंटेट है, बट वो एक बार में 1 ही लोन पे डोनेट करेगा, तो 4 SCN लग रहे हैं, तो 4 आ गया। उसके बाद NH3 है, NH3 तो 1 ही देता और 6 NH3 लगे हुए हैं, तो 6 आ गया। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा? NH3 है 5 और 1 है Cl, तो कितना आ गया? 6। यहाँ CN6, ये तो मेरा फेवरेट वाला आ गया। नेक्स्ट En कितने हैं? En है 3 और 1 En एक बार में कितने देता है? 2, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6। यहाँ पे 4 NH3 है, 2 Cl है, तो कितना आ गया? 6। यहाँ C2O4 कितने हैं? 3 और एक बार में वो 2 देता है, तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 3 NH3, 1 Br, 1 Cl और 1 I, 3 लगे हुए देखो, तो 3 और 3 6। यहाँ पे 2 En है, तो En दूनी 2 और 2 4 और 2 Cl 6। देखो CBSE 2024 में और 26 में 2 साल आया हुआ है। नेक्स्ट En कितने लगे हुए हैं? 3 और 1 En देता है 2, यानी 3 दूनी 6। बाहर SO4 लगा है, क्या लगा है, फलाना लगा है, धकड़ा लगा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के अंदर क्या है? दैट्स इज द थिंग विच मैटर्स। नेक्स्ट HBSC 2025 का सवाल है, बताओ En 2 लगे हुए हैं और 1 En 2 देता है, तो 2 दूनी 4 वो और 2 Cl, तो कितना आ गया? 6। अब थोड़ा सा दिमाग काम करा आप लोगों का, थोड़ा सा कुछ तो पैटर्न नोट किया होगा। क्या पैटर्न नोट किया है? सर बताओ, आंसर कितना आ रहा है? या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो जनरली जो आपका आंसर आता है वो आता है आइदर 6 और 4, और इसमें भी 70% आपका ये आएगा और 70 नहीं, इसको 80 कर लेते, 80% ये और 20% ये, ठीक है। 1-2% चांस है कि वो इन दो के अलावा भी आ जाए, चांसेस है, बट अब तक जो एनालाइज करके हम देखा, यहां भी देख लो आप, 6 6 6 6 है और कहीं कहीं पे क्या है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या आता है आपका? कितना आता है? 6 या 4। कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया, ये तो सिंपल सवाल हो गए। इस तरीके से भी सवाल आता है जैसे HBSC 2023 में पूछा था, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड attached to central metal atom through coordination bond are known as coordination number। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? Cl हमें पता है, 1 Cl एक बार में 6, तो इसका आ जाएगा 6, ठीक है। HBSC 2026 में ये पूरा का पूरा सवाल आया था, अभी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ महीने पहले। तो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, एम्बिडेंटेट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी आई थी 3 नंबर में, 1 नंबर की 1 डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे। और CBSE 2026 में सिर्फ इतना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। CBSE में सिर्फ ये, मतलब 2026 में ही। तो ये थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं और आपके MCQ या और उसी तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, डेफिनेशन वाइज भी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑब्टेन्ड या फिर कैरी बाय द सेंट्रल मेटल एटम इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव। अभी सभी लिगेंड्स को हटा दो तो उस मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा वो बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। 1 मिनट रुको, मैं आया, मैं थोड़ा सा, दरवाजे पे कोई है। तो अभी दरवाजे पे हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त आए थे, पूछ रहे थे रात के 2 बजे
भैया कुछ खाने का रखे हो? अब भाग जा भाई मेरे को ही भूख लगवाएगा तू, इतनी रात को खाने की बातें कर रहा। तो चलो, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। भाई सच में भूख लगी है थोड़ी थोड़ी, अब तो भूख का नाम लेते ही खाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे किसी के। उसको बोल दिया मैंने कि तेरे को कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत दे देना मेरे को। तो देखो, दी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। मैंने बताई थी कि अगर सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल के पास जो जो लिगेंड लगे हुए हैं उन सबको अगर मैं हटा दूं तो क्या उसके ऊपर चार्ज आएगा, उसी का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वो तो पूरे चैप्टर में लगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में फिलहाल 1 घंटा सवा घंटा आपका हो गया है, इसमें सिर्फ कुछ एग्जाम्पल करवा दूंगा। अब अगला जो आपका लेक्चर होगा नाम लिखने का, उसमें हम बहुत सारे करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर डेली आ जाए, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, इसलिए 1-1 घंटे के लेक्चर। थोड़े से हो सकता है आपको ये लगे कि ज़्यादा लेक्चर हो रहे, बट कोशिश करेंगे डेली करने की, थोड़े शॉर्ट 1-1 घंटे के लेक्चर। ठीक है, या फिर आप मेरे को बता दो प्रेफर करके कि क्या सही रहेगा, 1.5 या 2-2 घंटे के कम लेक्चर एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर 1-1 घंटे के ज़्यादा लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी, यानी मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 5-6 लेक्चर, एटलीस्ट 5 या 6। बता दो कौन सा आप प्रेफर करोगे, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, उसके हिसाब से फिर मैं अपना सिलेबस करवाऊंगा। तो क्या था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो ये हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली थी। ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी हम नाम लिखेंगे तो रोमन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में बंद करके। ठीक है, जैसे कैसे निकाल दें, अब इसके लिए आपको चार्ज याद होना चाहिए, जो ऊपर हमने सिखाई थी आपको टेबल। कौन सा टेबल? यहाँ रह गए बिहारी, थोड़ी थोड़ी हम सीखने लग गए हैं। ये जो टेबल थी, आप तो मजाक उड़ाओगे कि है ना बिहारी बोल रहे हैं, लेकिन हर जगह की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए, तो मजा आता है ना फिर लोगों से बात करके, उनकी लैंग्वेज में मजा आता है। बाहर रहोगे ना तब आपको पता लगेगा, अब तो मजाक उड़ाओगे तुम। तो देखो यहाँ पे चार्ज किस किस पे है उसको आइडेंटिफाई करो। इन पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी एक्स होंगे अपने, एक्स यानी ग्रुप नंबर 17 होंगे। फिनोल पे चार्ज नहीं होता, OH पे मेरे को पता है, SO4 पे मेरे को पता है, CO3 पे मेरे को पता है, CN, SCN, इन सब पे मेरे को पता है। ऑर्गेनिक जितने होंगे, जैसे ये आ गया और आपका इथेन 1,2 डाइअमाइन आ गया, उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। H2O, NH3, CO, NO, SCS, NS, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। और जो NO के कंपाउंड है जितने भी, उनके ऊपर चार्ज -1 होगा। ठीक है, EDTA पे -4 होगा, ऑक्जेलेट पे -2 होगा। ठीक है, ऑक्जेलेट पे -2 और EN पे कोई चार्ज नहीं, EDTA पे -4 होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सा थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर का, कहाँ है भैया ऑक्सीडेशन नंबर? वाह, लास्ट में वो वार लगा देते हैं, ए फगुन वाह, इस तरीके से। तो जैसे एग्जाम्पल, पेन ले लो दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, K4 FeCN6। ठीक है, अब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, तो कैसे निकालोगे? वही है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम आपके चार्ज के बराबर आना चाहिए। जैसे इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, उस पूरे कंपाउंड पे चार्ज है 0, मतलब सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आएगा? 0। तो K के ऊपर कितना चार्ज आता है? K के ऊपर चार्ज आता है +1, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और गुणा में कितने के हैं? गुणा में हमारे हैं 4 के, प्लस Fe का मान लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर को ऊपर लिखते हैं, Fe का मान लिया x, प्लस Cn का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना होता है, दैट इज -1, और है कितने? 6, और इन सब का जोड़ किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, 4 एकम 4, प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज यानी Fe की कौन सी स्टेट यूज हुई है? Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? अब इसी कंपाउंड को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते थे,
CN6 4 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं Fe का, क्या सेम आएगा, तो Fe का मान लिया x, तो क्या आएगा x प्लस Cn का है -1 और है कितने CN6, दैट इज इक्वल टू, अब वो चार्ज के बराबर करना है, चार्ज कितना है -4, तो x -6 इज इक्वल टू -4, जब 6 को इधर ले जाओगे तो 6 प्लस का हो जाएगा और 6 -4 कितना आ गया 2। यानी काउंटर आयन लगा है या नहीं लगा है उससे मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। एक और चीज, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखियो। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या मेटल कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनाएगी, एंटायर केमिस्ट्री में कभी नहीं बनाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CO NH3 3Cl3। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे, CO का मान लिया x प्लस NH3 का होता है 0 गुणा में कितने NH3 हैं 3 प्लस Cl का होता है -1 गुणा में Cl कितने हैं 3 और दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है 0, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 3, तो यहाँ पे CO है +3। और एग्जाम्पल करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3 पेज है हमारे पास नहीं है, ऊपर से उठा लो भाई कोई, जैसे ये आ गया हमारा PtCl2En2, PtCl2En2 और इस पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आई वाला हम कर रहे हैं। तो यहाँ Pt का मान लिया x प्लस Cl का कितना होता है -1 और है कितने 2 प्लस En क्या है इथेन 1,2 डाइमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 0 गुणा 2 बराबर टोटल चार्ज कितना है प्लस का 2। तो यहाँ x -2 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, यानी प्लेटिनम है यहाँ +4 स्टेट में। ठीक है, और करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 4 ऊपर से ही उठा लाएंगे कोई फिर से, K3AlC2O4 K3AlC2O4। ठीक है, ये है K का मेरे को पता है +1 × 3 प्लस एल्यूमिनियम का मान लिया x, एल्यूमिनियम का वैसे तो हमें पता है 3 होता है और 3 ही आएगा, तो x प्लस C2O4 का होता है -2, लेकिन C2O4 है कितने 3, टोटल चार्ज कितना है 0, तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे x इज इक्वल टू प्लस का 3, यानी एल्यूमिनियम है +3 स्टेट में। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं, और एग्जाम्पल उठा लाओ ऊपर से कौन सा एग्जाम्पल ले ले हम, एक मेरी साइड से नंबर 5 NiCO4। एक ये आपका अच्छा सवाल बनेगा, इससे इस पे स्टार मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा बनेगा इस पे सवाल। क्या है NiCO4, अब Ni का मान लिया x प्लस CO का होता है 0, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई चार्ज नहीं होता, CO वैसे एक कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड हो, 0 गुणा 4 बराबर टोटल चार्ज 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। कुल मिला के यहाँ मतलब कुल मिला के क्या था, यहाँ जो Ni है वो किस स्टेट में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और शायद मेरे जो ध्यान आ रहा है ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क बनाया है। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल सवाल भी आता है, अगले टॉपिक में भी देखेंगे इसको। 5 एग्जाम्पल हो गए, और करवाऊं नंबर 6 कोई सा और, हाँ जैसे ये है यहाँ पे Hg है, अब बाहर या तो ग्रुप 1 लगा होगा या ग्रुप 2 लगा होगा, कभी कभार Hg लग जाता है। ठीक है, तो Hg का ध्यान रखो आप, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, यानी इसको आप +1 लेके चलोगे +1। ठीक है, तो ये +1
ये x और ये कितना हो जाएगा -4, क्योंकि SCN नेगेटिव होता है तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा +3। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर ये कंपाउंड दिए हैं, इन सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है। अब ऑक्सीडेशन जब आप निकालोगे वो हम यूज करेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, नोमेनक्लेचर इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक पूरा सेपरेट लेक्चर बन जाएगा नोमेनक्लेचर का, सिर्फ नोमेनक्लेचर का। ठीक है, जिसमें सब के नाम वगैरह लिखेंगे हम और बहुत प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये है नाम लिखने, सारे PYQ जितने हैं सब PYQ मैंने कंसिडर कर लिए। कितने बनते हैं? नाम लिखने 37, नाम लिखने 37, सब आ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा सवाल। फिर उल्टा भी फॉर्मूले से वो भी, तो ये सब सेकंड लेक्चर में करेंगे हम। तो फिलहाल तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप बेझिझक मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बताओ। अच्छा लगे तो वो भी बताओ, बुरा लगे तो वो भी बताओ। कोई आपका सुजेशन है कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा तो अच्छी चीज़ हो जाएगी, जैसे मान लिया मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं कलर कम्बिनेशन अच्छा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है कि इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना इस काम में, और शायद आप ही अच्छा गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि देखना आपने, अब मैं हर लेक्चर को देख नहीं सकता ना। अब 1-1.5 घंटा मैं बैठ के रिकॉर्ड करूँ और फिर उसको देखूँ, मतलब दिन गया मेरा तो। ठीक है, फिर तो आ लिया आपके लेक्चर। तो जो भी आपको लगता है कि ये ऐसा इम्प्रूव होना चाहिए, बेशक जरूरी हो जरूरी ना हो, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताओ। कमेंट में नहीं बताते पर्सनली मैसेज कर दो, अवेलेबल हूँ। या फिर जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा नंबर है, आपको कोई डाउट आता है बेझिझक आप कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी भी टाइप का डाउट हो। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है भाई, मैं डाउट मतलब है ऐसे स्टूडेंट जो आज भी डाउट पूछते हैं, और विद इन 1 to 2 मिनट अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बता देता हूँ, या फिर ये बोल देता हूँ कि मैं इस टाइम डाउट आपको बताऊँगा। तो आप भी यार फ्री हो, ठीक है, ये मत सोचना कि क्या सोचेंगे सर, या बिजी होंगे या कुछ भी, ना ना ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए ऑलवेज फ्री। ठीक है, पढ़ाने के लिए या आप लोगों के लिए, तो आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में नहीं लिखना चाहते पर्सनली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखा तो कर लेना। चलो जी, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।